सभी साथियों को नमस्कार। और हिंदी माध्यम के प्यारे बच्चों के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रभाकर क्लासेस की तरफ से सभी बच्चों को दशहरा और दिवाली के मौके पर एक बहुत अच्छा उपहार दिया जा रहा है, जिसके अंदर हिंदी माध्यम के जितने भी बच्चे हैं, स्पेशली जो 12th क्लास के हैं, उन बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान की बोर्ड पैटर्न पे आधारित सभी प्रकार के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका विस्तृत अध्ययन के साथ प्रॉपर नोट्स आपके बनाए जाएंगे और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा, हर एक टॉपिक के बारे में विस्तृत अध्ययन होगा। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाकर क्लासेज राजस्थान जयपुर, और इसमें मैं आपका स्वागत करता हूं नीरज कुमार सैनी। प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे। देखो, ऐसे कहा जाता है युद्ध पे जाने से पहले युद्ध की सारा विवरण जानना जरूरी होता है, वैसे ही आप एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो उसके विषय पाठ्यक्रम की जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो सबसे पहले आज अपन बात करेंगे भौतिक विज्ञान के आरबीएससी पैटर्न हिंदी माध्यम का जो सिलेबस है उसके बारे में विस्तृत अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पे कक्षा 11th और 12th आरबीएससी हिंदी माध्यम की क्लासें लेके आने वाले हैं। उसमें बच्चों पाठ्यक्रम परिचर्चा करेंगे 12th क्लास भौतिक विज्ञान की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर पेपर कितने नंबर का होगा। तो बच्चों पेपर वैसे नंबर होते हैं टोटल 100, लेकिन उसमें से आपके पास में 30 नंबर के प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं और आपके पास में 40 मार्क्स आपके 14 नंबर आपके जाते हैं सेशनल के, जिसमें आपने प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और आपके पास में जो आपका मूल्यांकन होता है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, उसके जाते हैं प्यारे बच्चों, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। फिर बात करते हैं सर 100 में से आपके 44 गए तो बचे कितने। वो बचे बच्चों आपको आपके 56 मार्क्स। उस 56 मार्क्स की जो कहानी है उसको हर एक यूनिट वाइज अपन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो जर्नी अपनी रहेगी 1 मार्क्स से लेके 56 मार्क्स तक की, उसको अपन बखूबी ढंग से हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, समझते हैं कि किस चैप्टर को कितना टाइम दिया जाए, वो कितने मार्क्स का है, उसी के अकॉर्डिंग ही अपन उनकी रणनीति बनाने वाले हैं। जैसे एक योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो उसकी एक प्रॉपर रणनीति ही उसको विजय दिलाती है, वैसे तुम विद्यार्थी भी अगर तुम्हारी एग्जाम देने के लिए जाओ तो उससे पहले तुम्हारी प्रिपरेशन भी ठीक वैसे ही होनी चाहिए जैसे एक योद्धा की युद्ध में जाने से पहले की होती है। ठीक है, तभी विजय का शंखनाद गूंजता है। तो यहां जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, मिशन 100 आउट ऑफ 100 प्रभाकर क्लासेज का एक मिशन है जो हिंदी माध्यम के बच्चों को के लिए एक उपहार के रूप में आ रहा है दशहरा मौके पर। तो सभी बच्चों के लिए आज बात करते हैं इकाई फर्स्ट की, जिसको अपन बोलते हैं स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की ये सारा खेल होता है बच्चों विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश के बारे में मैं आपको सबसे पहले क्लास 12th के अंदर पढ़ाऊंगा कि विद्युत आवेश क्या होता है, और वो आवेश जब आपका स्थिर होता है तब कौन सा क्षेत्र डेवलप होता है, देन वो अगर स्थिर गति से गतिमान होता है तब आपका कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब वह परिवर्ती गति करने लग जाता है अर्थात डायनेमिक मोशन करने लग जाता है तो फिर कौन सा क्षेत्र डेवलप करेगा। उसी के आधार पर यहां पे अलग अलग इकाइयों के अंदर पाठ्यक्रम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सबसे पहली जो इकाई आती है वो स्थिर वैद्युत की आती है। स्थिर वैद्युत के अंदर स्थिर आवेश के गुणों के बारे में जानेंगे, उससे उत्पन्न क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। तो उसमें अपना पहला जो अध्याय आता है इकाई फर्स्ट के अंदर, वो आता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और ये अपने पास 4 नंबर का आता है। क्या कर दिया, चल तो रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो इसको कर लेंगे, बीच में से कट कर दूंगा। अपन बात करते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों सबसे पहले अपन विद्युत आवेश, उसके सभी गुणधर्म, उस आवेशन की विधियां और आवेश के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर आपके पास आता है 4 मार्क्स का। इसमें 4 मार्क्स का पेपर आएगा, आपके पास क्वेश्चन आएंगे, उसमें कुछ छोटे क्वेश्चन भी होंगे जो एमसीक्यू टाइप भी होंगे, कुछ आपके पास 1 मार्क्स के 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले।
प्रकार वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जो क्षेत्र आपके पास डेवलप हुआ उसके कारण बिंदु के विभिन्न बिंदुओं के ऊपर विभव उत्पन्न होगा और उस विद्युत विभव का अध्ययन अपन किसमें करेंगे, अध्याय सेकंड के अंदर करने वाले हैं। और आवेश के धारण करने की क्षमता आपकी धारिता कहलाती है, उसके बारे में भी अध्ययन अपन चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर करने वाले हैं। ये आपके पास 3 मार्क्स का होगा बच्चों। तो इकाई फर्स्ट आपके पास टोटल 7 मार्क्स की होती है, जिसके अंदर अपन 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, टोटल मिला के 7 मार्क्स। अब बात करते हैं अपने पास इकाई सेकंड, यूनिट सेकंड की, जिसमें केवल एक चैप्टर आता है विद्युत धारा का। आवेशों के प्रवाह की दर को आप क्या कहते हो, विद्युत धारा कहते हैं। जब आवेश आपका प्रवाह करने लग जाता है तो उससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये अपन चैप्टर पढ़ेंगे थर्ड, जो अपने पास 4 मार्क्स का है। इस प्रकार से करके आपके पास देखें तो ये जो 3 चैप्टर बने, ये आपके पास टोटल 11 मार्क्स के चैप्टर हो गए बच्चों। फिर बात करते हैं इकाई थर्ड की, इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, जब आपका आवेश स्थिर वेग से गति करने लग जाता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से आपके पास जो विभिन्न गुण उत्पन्न होंगे, इसमें आपका बायो-सावर्ट का रूल हो गया, एम्पियर्स लॉ हो गए, लोरेंज का फोर्स हो गया। जब भी कोई आवेश गति करता है, स्थिर अगर वेग से गति कर रहा है, तो 2 क्षेत्र उत्पन्न होंगे, जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों होंगे। उसी को अध्ययन करेंगे। इसमें बच्चों अपने पास में 2 अपने पास चैप्टर है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये चैप्टर 4 मार्क्स का है आपके पास। चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसमें समझेंगे कि चुंबक क्या होता है। ये आपके पास में यूनान के पास में जो मैग्नीशिया नामक स्थान था, वहां पर लोहे के जैसे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े थे, जो लोहे चुंबकीय पदार्थ, जिसमें आपके पास फेकोनी आता है, फेरस, आपके पास कोबाल्ट, निकेल, उन जो पदार्थ होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। तो ऐसे पदार्थ को डायनामाइट कहा गया और इसके गुण को आपके पास ये आपने मैग्नेटिज्म कहलाया, जिसको आप चुंबकत्व के नाम से जानते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूनिट की, ये आपके पास यूनिट है 4, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। इसमें क्या बताया गया है बच्चों, आपके पास में एक परिपथ है। इस परिपथ के बाजू में जब आप किसी भी कुंडली को रखते हो तो उस विद्युत धारा के कारण उस चुंबकीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, तथा यदि तुम किसी चुंबक को किसी कुंडली के नियर बाई में अगर तुम गति कराते हो तो भी उस कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात विदाउट कांटेक्ट में आए हुए एक चुंबक की गति की वजह, सापेक्षिक गति की वजह से तुम्हारे पास दूसरे परिपथ के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अर्थात यह आपको बताता है कि चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन करके भी आप विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हो। यहां से आपके पास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो आपने रिलेशन निकाला था चैप्टर नंबर 4 के अंदर, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इस चैप्टर के अंदर बच्चों आपने भलीभांति तरीके से ओस्टेड के रूल को पढ़ा था कि जब आप किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करते हो और उसके नियर बाई में जब आप कंपास सुई को रखते हो तो जिस दिशा में आप विद्युत धारा को प्रभावित करते हो उसी दिशा के अंदर कंपास की जो निडल होती है वो आपका विक्षेपित हो जाती है। जब आप धारा के मान को बढ़ाते हो तो विक्षेपण की तीव्रता का मान बढ़ने लग जाता है। जब आप परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करते हो प्यारे बच्चों, तो उसमें आपके पास कंपास निडल की दिशा, विक्षेपण की दिशा भी बदल जाती है। यहां से स्पष्ट रूप से यह समझ में आया कि कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आपका एक गहरा संबंध है। उसी बात को फिर समझाया गया था आपके पास चुंबकीय प्रेरण एवं विद्युत धारा की जो यूनिट है इसमें, कि आप किसी भी कुंडली के नियर में अगर आप किसी भी मैग्नेट को सापेक्षिक गति कराते हो तो आपके पास जो परिनालिका ली गई है उसके फ्लक्स में क्या उत्पन्न हो जाएगा, परिवर्तन उत्पन्न हो जाएगा। और यहां से पहले आपने पढ़ा विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव, अब यहां पे आप पढ़ रहे हो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करके, तो आप उसका चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके आपके पास विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करना। तो ये दोनों ही के अंदर आपस में एक रिलेशन को बताता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये चैप्टर अपन पढ़ेंगे 4 मार्क्स का। प्रत्यावर्ती धारा, देखो विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है,
एक होती है एसी और दूसरी होती है डीसी। आपके घरों में जो आती है वो प्रत्यावर्ती धारा आती है, लेकिन जब आप विद्युत लाइन की बात करोगे, जो रेलवे लाइन आती है आपकी, उसमें डीसी करंट फ्लो होती है। बैटरी या सेल से निकलने वाली जो धारा होती है वो भी आपकी डीसी होती है बच्चों। एसी जो आपके पास करंट होती है वो साइकिल के अंदर चलती है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। जब आपके करंट का झटका लगता है तो आपको एक बार तो विद्युत धारा के जिस वायर में करंट फ्लो हो रही होती है वो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और नेक्स्ट जैसे ही साइकिल उसका नेगेटिव में जाता है वो आपको दूर फेंक देता है। इसका मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव के साइकिल में चल रही है। लेकिन ध्यान रखना, ये सारी चीजें डीसी के केस में नहीं होती। डीसी करंट एक बार अगर किसी को पकड़ ले तो वो तब तक नहीं छोड़ती जब तक आपकी बॉडी के अंदर कुछ लिक्विड या कुछ फ्लूइड ना बचा हो जिससे कि आपका सर्किट पूरा हो रहा हो। ये यहां पे अपन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों विद्युत एक आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो चैप्टर 4 मार्क्स का एक पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें शिखर वोल्टता आपके पास विद्युत धारा तथा वोल्टता के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा उसको अपन पढ़ने वाले हैं। फिर अपन बात करेंगे आपके इकाई 5 की, जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगे पढ़ेंगे। यहां पे अगर मैं देखूं तो आपको मैंने स्पष्ट रूप से बताया था, जब आवेश आपका त्वरित गति करने लग जाता है तो वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण को भी जन्म देने लग जाता है। तो यहां पे आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होंगी, उनकी अपनी आवर्ती होगी, उसकी अपनी तरंग दैर्घ्य होगी, उसी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बैंड के आधार पर आपके पास विद्युत चुंबकीय तरंगों को विभिन्न अलग अलग नामों से जाना गया है, जिसके अंदर आपके पास यूवी रेज, गामा रेज, एक्सरे किरणें, आपके पास दृश्य प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, आप इन सब चीजों के बारे में बारी बारी से अध्ययन करोगे कि इनका आवर्ती स्पेक्ट्रम कितना होता है, इनका तरंग दैर्घ्य स्पेक्ट्रम कितना होता है, आपके फिक्स वेवलेंथ और फिक्स फ्रीक्वेंसी के बैंड होंगे उनको समझेंगे। और इनका अपने पास अगर रेडियो वेव नहीं होती तो क्या आज टेलीकम्युनिकेशन जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं और आज आप दूर दराज में बैठे हुए मेरे इस लेक्चर को सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, ये चीजें संभव नहीं हो पाती। जब रेडियो वेव का जन्म हुआ उसके बाद में आपके पास पूरा का पूरा आईटी सेक्टर और टेलीकम्युनिकेशन, आज आप भली बातें उसका यूज कर पा रहे हो। और आप जानते हो टेलीकम्युनिकेशन के बिना आज की ये दुनिया बिल्कुल अधूरी सी हो चुकी है। जैसे लाइट जाने के बाद बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, अगर आज कहीं पे गलती से भी कहीं पे कुछ देर के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, तुम्हारी डिवाइसेस काम करना बंद हो जाए, अगर तो पूरी एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि जिंदगी मानो कोई 50 साल पीछे चली गई हो और सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाता है। तो उसी चीज का अध्ययन देखेंगे। फिर नेक्स्ट यूनिट है बच्चों आपकी 6th, जिसके अंदर पढ़ेंगे अपन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर प्यारे बच्चों अपन 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। इसमें समझेंगे, पहले मैं आपको बता चुका हूं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें ही आपके पास फ्रीक्वेंसी 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक का जो वेवलेंथ बैंड आता है वो आता है आपके पास दृश्य प्रकाश का। और दृश्य प्रकाश के अंदर ही अपन जो प्रकाश पढ़ रहे हैं ये आपको क्या बोलता है, प्रकाश खुद अदृश्य होता है, लेकिन ये हमें किसी भी वस्तुओं को दिखलाई देता है, अपनी आंखों के ऊपर एक सेंसेशन को जन्म देता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर अपनी आंखों तक आती है, तो अपने रेटिना पर एक इमेज बनती है जो आपको बताती है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट है वो क्या है। ठीक है, इस चीज को अपन पढ़ेंगे। और प्रकाश तुम्हारे 2 तरीके से पढ़ा गया है, एक किरण और एक तरंग में। तो ये यहां पे बेसिकली अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं, जिसके अंदर आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हो, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ते हो, और उसके बाद में नेक्स्ट में आपका प्रकाश तरंगों में आपका व्यतिकरण पढ़ते हो, जिसके अंदर आप अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ोगे, विवर्तन पढ़ोगे। प्यारे बच्चों, ये आपके पास दोनों, ये जो यूनिट है अकेली एक यूनिट 12 नंबर की है प्यारे बच्चों, जिसमें अंदर किरण प्रकाश के आपका 7 नंबर का है और तरंग प्रकाश की 5 नंबर का है। अगर नेक्स्ट में इकाई की बात करूं, इकाई आपके पास 7 है, इसमें पढ़ेंगे डबल नेचर ऑफ लाइट, इसके अंदर रेडिएशन एंड मैटर पढ़ेंगे। इसमें प्रकाश की 2 प्रकार प्रकृति बताई गई है, एक तरंगीय प्रकृति और दूसरी कणीय प्रकृति। तरंगीय प्रकृति के अंदर आपने प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये सारी चीजें पढ़ी। लेकिन प्यारे बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, इन सब प्रभावों की व्याख्या आपका तरंग प्रकृति नहीं करती है। उसके बाद में आइंस्टीन ने प्लांक के
क्वांटम सिद्धांत का यूज करके और आपको बताया कि किस तरीके से प्रकाश विद्युत प्रभाव हुआ। और जैसे कि आज सोलर पैनल वगैरह, चोर घंटियां नाम सुनी होगी, अलार्म वॉच होती है, ये सारी चीजों का निर्माण हुआ। तो प्लांक ने बताया कि प्रकाश एक तरंग के रूप में ना आकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों और बंडलों के रूप में आता है। उसके एक छोटे बंडल को आपका क्वांटा कहते हैं, जिसकी प्रॉपर एनर्जी आपके पास E बराबर h न्यू होती है। तो उसी के बिहाफ पे आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर भी जो आपके पास प्रायोगिक सत्यापन है, उसमें आप देखते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जन्म होता है उसके ऊपर प्रकाश की आवर्ती का क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके ऊपर जब आप विभव में परिवर्तन करते हो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, विभिन्न आवर्तियों के ऊपर निरोधी विभव का क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब चीजों का अपन बारी बारी से इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। ये आपके पास इस यूनिट 7 के अंदर आपके पास एक ही चैप्टर है, वो है आपके पास 4 मार्क्स का। फिर मैं बात करूं आपके पास यूनिट 8 की, इसको ये बच्चों आपके पास मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर हैं। आपके पास यूनिट आपकी 7 और 8 दोनों ही मॉडर्न फिजिक्स के आती हैं। मॉडर्न फिजिक्स का आपके पास अच्छा खासा पार्ट आता है। ये आपके पास लगभग 11 नंबर का पार्ट आता है, जिसमें 4 मार्क्स का आपके पास ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट हो गया, और आपके पास 3 और 4 मार्क्स के 2 चैप्टर हो गए, परमाणु और नाभिक। परमाणु बचपन में पहले आपने बहुत सुना होगा, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसको परमाणु कहते हैं। लेकिन जैसे बड़े हुए तो पता लगा अरे परमाणु के अंदर तो नाभिक भी होता है, और नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो उन्हीं परमाणु और नाभिक को अपन आपके पास इकाई 8 के अंदर पढ़ेंगे, जो आपके पास चैप्टर 12 और 13 होंगे, जो आपके पास 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के होंगे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट एंड फाइनल यूनिट की, जो आपके पास आती है 4 मार्क्स की। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। ये आपने जाना होगा कि पदार्थ बेसिकली देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के अकॉर्डिंग देखें तो पदार्थ आपके प्रकार से बेसिकली 2 प्रकार का होता है, चालक और कुचालक। लेकिन प्यारे बच्चों अब तुम बड़े हो गए हो तो यहाँ पे बताया जाता है कि पदार्थ आपका 3 प्रकार का होता है, चालक और कुचालक तो आप जानते हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का अच्छा खासा फ्लो हो जाता है, प्रवाह हो जाता है, वो आपका चालक है, और जिसमें नहीं हो पाता वो आपका कुचालक है। लेकिन बच्चों जिसमें कमरे के तापमान पे अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता, लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पदार्थ से आपके पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, उसको आप अर्धचालक कहते हो। उसी अर्धचालक को पढ़ेंगे। और उसी सेमीकंडक्टर आपके जो 2 टाइप्स के बताए गए हैं, एक तो आपका प्योर होता है जिसको इंट्रिंसिक कहा जाता है, नैज अर्धचालक कहा जाता है। दूसरा इम्प्योर्ड होता है जिसके अंदर आप डोपिंग करवाते हो 13वें और 15वें ब्लॉक की। आप सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होता है उसके अंदर एल्यूमिनियम और इधर फास्फोरस की आप डोपिंग करवाते हो, उसकी वजह से आप उसकी चालकता को उसके अंदर किसी में कम होती है तो किसी में ज्यादा होती है। जब आपका पंच संयोजी हो जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है तो वो इजीली फ्लो कर पाता है। जब आपके पास त्रिसंयोजी हो जाता है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, वहां पे आपका होल जन्म लेता है। तो कहीं पे आपके इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाह होते हैं और कहीं पे आपके होल आवेश प्रवाह होते हैं। इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे। साथ ही उनसे बनी हुई जो आप डोपिंग कराते हो तो आपके पास संधि का निर्माण होता है, जिसको आप पीएन जंक्शन के नाम से जानते हो। उसी जंक्शन की हेल्प से आप टर्मिनल लगा के आप डायोड बनाते हो, और डायोड के बाद में आप ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हो, और उससे उसी डायोड और ट्रांजिस्टर की देन ही है कि आप आज आईसी पढ़ पाते हो। जिस फोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जिस कैमरे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, उसका एक मदरबोर्ड होता है। वो चिप आज पहले ये चिपें बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी, ट्यूबलेस होती थी, लेकिन आज इन सेमीकंडक्टर की हेल्प से ही एक छोटी सी डिवाइस के अंदर ही बहुत सारे आपके पास गैजेट्स लगे होते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, और ये अफोर्डेबल होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, और मार्केट में इजी अवेलेबल हो जाती हैं। इसको ये अपने पास इसमें एक ही चैप्टर है, वो आपके पास चैप्टर नंबर 4 है। इस तरीके से करके बच्चों अपन ने जो अपने पास थ्योरी पार्ट था उसका 1 नंबर से लेके 56 मार्क्स तक की सारी स्टोरियां अपन देख चुके हैं प्यारे बच्चों। तो ये था अपना 56 मार्क्स करने की जो अपनी जर्नी थी, जिसको आप मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट रहिए। मैं आपको हर एक चैप्टर को बिंदुवत तरीके से हर एक नोट्स बनवा के प्रॉपर अभ्यास क्वेश्चन के साथ में मैं आपको डील करने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, जो प्रभाकर क्लासेस का मिशन है हिंदी माध्यम के बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 दिलाने का, मैं भी उसमें आपकी एक कड़ी बनने वाला हूं, और आप सभी बच्चों का एक सारथी बनके आप बच्चों को एग्जाम, वो कहते हैं ना कि कोच की भूमिका तो एग्जाम हॉल से बाहर की होती है, ग्राउंड से बाहर की होती है। मैं आपका वही सारथी, वही कोच बनूंगा, और इस यात्रा में आपको भले ही बात ही हम 100 में से 100 नंबर भौतिक विज्ञान के अंदर दिला के रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।